अच्छा जी, हमारे सामने एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हमने खेलने हैं कुछ 10 T20 कुल मिला के, और हम इसमें बहुत कुछ साथ पहले मरहले में जिसमें हम बहुत कुछ की बात कर रहे हैं। हाँ, एशिया कप ख़त्म हो गया, तो अब किसकी वर्ल्ड कप से पहले हमारी 2 सीरीज़ हैं। हम इसमें बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। आपको पता ही है, मुझे लगता है फ़खर जमान की जगह सर्टनली कोई आएगा, लेकिन क्या इसके अलावा भी किसी की जगह कोई आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, कौमी टीम के सामने जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है ना, वो है जी इंग्लैंड की टीम 7 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, दिस इज़ हैपनिंग, और ये हो कब रहा है? 20 सितंबर से 12 अक्टूबर तक पाकिस्तान के मैदानों में जो है वो ये मेला सजेगा। ऑफ कोर्स मेला सजेगा। और ये सीरीज़ T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से पाकिस्तान के लिए अब काफ़ी अहम हो गई है, बिकॉज बाकी परफॉर्मेंस तो हमने एशिया कप में देख ही ली है। तो इसी पे ज़रा अपना हाथ साफ कर लें और देखें वेयर वी स्टैंड। वैसे क्वीन की तदफीन हो गई होगी तब तक, क्योंकि इंग्लैंड में आपको पता है कुछ दीगर स्पोर्ट्स के इवेंट्स वगैरह भी जरा इस वजह से स्केड्यूल आगे पीछे हुआ है, मेरा ख्याल है। सो एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर कई सवालात आपको पता है उठ रहे हैं। खासकर पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर शदीद तनकीद की जद में है। अगले माह होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले अच्छा मौका है कि हम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपना बैटिंग ऑर्डर और डिफरेंट बैटर्स की ऑप्शंस को आजमा लें, क्योंकि एशिया कप में बैटर्स की नाक़िस कारकर्दगी, इसके बाद बात करने को मूड नहीं हो रहा ना। बड़ी तब्दीलियां यकीनी हैं। बाय द वे, नाक़िस कारकर्दगी की जहाँ बात हो रही है, इसे फाइनल में नहीं था, थ्रू आउट द मैचेस अगर आप देखें सारे मैचेस में हमारा मिडिल ऑर्डर वाज नॉट वर्किंग एट ऑल। सोहेल इमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सोहेल इमरान, आपसे सबसे पहले तो मेरा ख्याल यही पूछेंगे कि पाकिस्तान टीम जो है वो एशिया कप के फाइनल तक पहुंची, और इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन कोई ख़ास अच्छी भी नहीं थी, तो लिहाजा फाइनल में तो सब सामने आ ही गया। तो आपकी नज़र में बुनियादी मसला कहाँ आया? जी, बुनियादी मसला जो मैंने वहाँ पर फील भी किया, अगर आप कहते हैं कि जी फाइनल में पहुँचना, फाइनल में ज़रूर पहुँचे, लेकिन अगर आप पूरी कारकर्दगी का जायज़ा लें, आपको इंडिया के हाथों शिकस्त होती है। हांगकांग के ख़िलाफ़ मैच में आपने आखिरी ओवर्स में जाके एक अच्छा मुनासिब सा टोटल हासिल किया, नो डाउट उनको आपने 40 से भी कम रन्स पर आउट कर दिया था। और उसके बाद जिस तरह आपने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की, एक आपने अच्छी फ़तह समेटी थी, वो थी इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में। उसके बाद आप पूरे टूर्नामेंट में फाइनल में ज़रूर आप पहुँचे हैं, लेकिन आपने स्ट्रगल किया है। और उसकी बुनियादी वजह यही रही है कि जो मिडिल ऑर्डर जिसकी हम पिछले 2 साल में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो चीफ सेलेक्टर की हो, हेड कोच की हो, कप्तान की हो, हम मिडिल ऑर्डर की जो खामियां थी, जो मिडिल ऑर्डर नए ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, उसकी तवज्जो दिलाते रहे, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रिंगी कि सब यही कहते रहे कि सब अच्छा है। सब 2 छक्के आसिफ लगा देते थे, सब वाह वाह करना शुरू हो जाते थे, खुश दिल शाह आते थे, वो किसी मैच में 30-35 रन कर लेते थे 19 बॉलों पर, हम फिर वाह वाह करना शुरू कर देते थे। लेकिन इस एशिया कप में मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुआ है मिडिल ऑर्डर, और जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान, नो डाउट उनके बारे में कुछ कहेंगे तो लोग बातें करेंगे कि जी हम उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नो डाउट वो T20 के नंबर 1 बैटर हैं, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाती है। इसी तरह बाबर आजम जो है, स्ट्राइक रेट जो है उस पर तो क्या ही हम बहस करें, मतलब लोग वनडे नहीं खेलते हो स्ट्राइक रेट के साथ जिसके साथ हम T20 खेल रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, खुशदिल की भी वो हांगकांग वाली 30-35 अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हम ये खास नहीं छक्कों की रेस में से कब बाहर आएंगे? मतलब ये जो मिडिल ऑर्डर को क्या हमारे सिर्फ छक्के लगाना सिखाने की प्रैक्टिस कराते हैं हम? अच्छे, जिस तरह बाबर खेलते हैं, हमारे चौके वाले बैट्समैन क्यों नहीं तैयार हो पाते? क्योंकि रन का फ़र्क तो सिर्फ 2 का है और रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। अब्दुल्ला, इसमें ना अप्रोच की कमी नज़र आती है। जैसा कि हमारा कोचिंग स्टाफ है वो शायद इन बैटर्स को बता नहीं सक रहा या समझा नहीं पा रहा, या उनके दिमाग से ये नहीं निकाल पा रहा कि जो पावर हिटिंग है वो सिर्फ छक्कों का नाम नहीं है, चौकों का नाम नहीं है। उसको अगर आपके 13 ओवर्स में जाके 6ठे नंबर का बैटर आ गया है तो उसको इनिंग्स को आगे लेके जाना है। 2 ओवर्स बचे तो उसमें आप मारामारी कर लें, लेकिन यहाँ पर शारजा जैसी छोटी ग्राउंड में, दुबई जैसी ग्राउंड में पार नहीं जा रही गेंद इन हमारे पावर हिटर्स की। तो आप हिसाब लगाएं कि वर्ल्ड कप में जहाँ पर MCG में मैच खेला जाएगा, आपको इल्म है वो कितनी बड़ी ग्राउंड है, उसके साथ एडिलेड है, पर्थ का ग्राउंड है, आप वहाँ पर कैसे तमाशाइयों में गेंद। तो इसलिए जो मिडिल ऑर्डर के ये जो 3-4 बैटर्स हैं, इनकी वजह से खासी मुश्किलात हुई। लेकिन वही वाली जो बात है, जो टॉप ऑर्डर जब आप
30-35 रन 6 ओवर्स में करेंगे और मिडिल ऑर्डर के लिए आप ओवर्स कम छोड़ेंगे, वो उनके लिए भी बहाना मिल जाता है कि जी हमें तेज़ खेलने की कोशिश में आउट हो जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि नॉन स्टॉप क्रिकेट आगे आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी। एक आधा प्लेयर जो है वो उसको इंक्लूड किया जा सकता है, जबकि बेंच पर बैठे हुए हैदर अली को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में ज़रूर आजमाया जाएगा ताकि उससे पहले एक हतमी कॉम्बिनेशन जो प्लेइंग लेवल है आपको। जी डेफिनेटली मेरी जब हम लोग वहाँ पर मौजूद थे दुबई में भी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके साथ भी बात होती रही। वो कहते हैं कि इस वाले मिडिल ऑर्डर जो 3 आप खिलाते हैं उनमें से अगर आप एक शान मसूद को इंक्लूड करते हैं तो अच्छा रिजवान को रेस्ट दे रहे हैं। जी रिजवान का रेस्ट बनता है क्योंकि जिस तरह की हालत हमने वहाँ पर उनके पूरे टूर्नामेंट के दौरान देखी, उनको पहले क्रैम्प से और उसके बाद इंडिया के खिलाफ जो दूसरा मैच था उसमें उनको घुटने पे भी चोट लग गई। अब हम जो कम अज़ कम जो कराची की लेग होगी जिसपे 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे उसमें तो मुझे मोहम्मद रिजवान जो हैं वो रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अपने मतलब फिटनेस पे कोई कंसंट्रेट कर रहे हैं बिकॉज हमने एशिया कप में देखा, चले परफॉर्मेंस को तो थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, लेकिन फिटनेस पे कोई खास नहीं थी, फिटनेस खास नहीं थी, फील्डिंग खास नहीं थी, मतलब इश्यूज हमारे मेजर हैं जिन पे काम चाहिए। जी जब तक फिटनेस की बात है बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर दुबई में, बहुत ज़्यादा 45 दर्जा हरारत सेंटीग्रेड दर्जा हरारत था वहाँ पे और उसकी वजह से खिलाड़ियों को क्रैम्प भी पड़ते रहे। नीदरलैंड से खेलते हुए आ रहे थे, नो डाउट अगर अच्छी तरह से उनको पीछे से लेके उनकी फिटनेस पर काम किया जाता तो यहाँ पर एक्सपोज ना होते, लेकिन मौसम का भी अमल दखल वहाँ पर रहा है कि क्रैम्प्स की वजह से पड़े। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात दिखाई दी वो फील्डिंग है। हमने कैचेस भी मिस किए हैं, जहाँ पर हमें सिंगल देना चाहिए था वहाँ पे हमने डबल दिए, तो उसमें हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत लग रही है। एक जवाब चाहिए आपसे, ज़रा थोड़ा सा तफसीली बताइए। बहुत सी आपको पता है चहमा गोइयाँ होती हैं, फिर उसमें पुराने जो मतलब हमारे सीनियर तरीन है वो भी कूद जाते हैं। शोएब मलिक भी कूद गए, उन्होंने भी ये कमेंट दे दिया दोस्तियाँ रिलेशनशिप्स निभाना, हालांकि उनके ज़माने में भी क्या होता रहा ये सबको पता है। अभी ये बात तासुर दुरुस्त है कि जो भी टीम में आएगा नहीं आएगा, खेलेगा नहीं आएगा खेलेगा, ये फैसला बाबर और रिजवान मिलके करते हैं और सेलेक्टर्स विलेक्टर्स और मैनेजमेंट की कोई से है नहीं। मतलब ये लड़के ठीक है वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 हैं, लेकिन इतने हावी हैं कि बस इनके साथ जो जेलिन कर गया वो टीम में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये डेफिनेटली आप चेयरमैन रमीज़ राजा की भी अगर आप उनकी टॉक हमेशा सुनते रहे हों, गुफ्तगू सुनते रहे हों कि उनका कहता है कि हमने पावर दिया बाबर आजम को पहले दिन से लेकर जब 13 सितंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद न्यूजीलैंड का जो सीरीज़ नहीं हो सकी थी तब वो गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद बाबर आजम जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल तक क्वालिफाई किया, ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई, उसके पीछे जो लॉजिक बताई जाती रही है वो यही बताई जाती रही है कि हमने बाबर आजम को ग्राउंड के अंदर एम्पावर किया है, उनको पावर दिया, इख्तियार दिया ताकि वो अपनी मर्जी की टीम खिला सकें। और उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टॉप बैटर भी रहे, वनडे में भी अगर आप देख लें, T20 में भी देख लें, बाबर आजम टेस्ट में भी देख लें, उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। तो जब एक प्लेयर की सब कारकर्दगी सबके सामने आएगी तो वो अपनी पावर भी शो करेगा, अपनी मर्जी भी दिखाएगा। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बाबर आजम के मशवरे के बगैर, बाबर आजम की तजावीज़ के बगैर, बाबर आजम के कहने के बगैर कोई भी ना सिर्फ ना प्लेइंग 11 बल्कि जो 15 का स्क्वाड होता है वो भी उन्हीं ही की मर्जी से चुना जाता है। अभी तो वो हसन अली को साथ रखना चाहते थे, लेकिन उनके करीबी लोगों ने समझाया कि पहले ही आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं तो आप इनको ड्रॉप करें, तो इसलिए उनको ड्रॉप किया गया था। वो तो अलग बात है कि फास्ट बॉलर्स अनफिट होते गए और हसन अली की खुद बहुत जगह बन गई, लेकिन उनको बड़ा ज़ोर देकर कहा गया था कि हसन अली को अभी थोड़ा सा अलग करें, हालांकि बाबर आजम करना नहीं चाह रहे थे। इसका मतलब है कि उनकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा से है, उनकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा से है, मगर सिलेक्शन वो कितनी मेरिट पे करते हैं ये भी एक सवाल है ना। मतलब जो ये भी एक कमेंट आ रहा था भाई ड्रेसिंग रूम का एक स्पेसिफिक तरह का माहौल है, उस माहौल में जो जेलिन कर गया वो हो जाएगा शामिल, और उस माहौल में जो नहीं जेलिन किया वो शायद नहीं होगा। जी साथ ही ये भी बता दें कि इंग्लैंड के लिए जो टीम की सिलेक्शन होनी है वो कब होगी? जी अब हमें जो बताया गया था वो एशिया कप के बाद बताया गया था। अभी परसों भी हमारी बात हुई थी तो यही कहा गया था कि हम एशिया कप खत्म होने के फ़ौरन बात करेंगे। अब टीम भी आ गई है, कोचेस भी आ गए हैं, सब वापस आ गया, तो इम्कान यही है कि अगले 1-2 रोज़ में इंग्लैंड का
जो सीरीज़ है उसके लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मसला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ऐलान करना है और उसकी जो डेडलाइन है वो भी बिल्कुल सर पर पहुंची हुई है और इम्कान यही है जो हमें बताया गया है कि ICC से उसमें तुसी कराई जाएगी डेडलाइन में, ताकि जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले 4 T20 मैचेस हैं उसमें जो नए दूसरे खिलाड़ियों को लाकर आजमाना है तो उनकी कारकर्दगी भी सामने आ सके। तो बताइएगा। फ़खर के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वही बात आ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं और वो उसी एक न्यूक्लियस का हिस्सा हैं जो जिसका जिक्र अभी आप कर ही रहे थे फ़खर ज़मान का, तो उनको निकालना इतना आसान नहीं होगा बाबर आजम के लिए। के बावजूद भी अगर नहीं निकालते तो फिर तो पता ही नहीं क्या उम्मीद रखें हम। शाहीन की शाहीन शाह अपडेट की इंजरी का कुछ बता दें कि कुछ बेहतर हुए। जी, शाहीन ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जो फिजिकल थी उनकी जो वेट ट्रेनिंग थी, उन्होंने कल अपनी सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो भी अपलोड की है और वो खासे तेजी से बेहतर लग रहे हैं। इम्कान है कि जो दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और फर्स्ट अकाउंट इन्होंने हम तक पहुंचाया क्योंकि ये सीरीज कवर कर रहे थे वहाँ UAE में। थैंक यू।